एवरीवन, वेलकम इन समृद्धि आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाना ही नहीं बल्कि ज्योग्राफी सिखाना है और साथ ही आपको उस बिंदु तक पहुंचाना है जहां से परीक्षा में सीधे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के एग्जाम हो चाहे वो मेंस के एग्जाम हो। ठीक है, तो कल हमने ज्योग्राफी का इंट्रो क्लास लिया था। आज से हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक दिन हमारा क्लास जो है हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। कंटिन्यू क्लास, आप इस क्लास को कीजिए और 4-5 क्लास करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं प्रत्येक क्लास में, तो आने वाले समय में ज्योग्राफी जो है वो आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है, फेवरेट विषय होने वाला है। आप केवल ज्योग्राफी पढ़ेंगे नहीं बल्कि यहां सीखेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को। फिजिकल ज्योग्राफी का पहला जो है पार्ट है आज, जहां से हमने इसको स्टार्ट किया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। सबसे पहले हम ज्योग्राफी का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का वर्गीकरण। जब भूगोल को हम वर्गीकरण करते हैं तो भूगोल को हम सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं। इसके लिए हमने पिछले क्लास में भी इसकी चर्चा की थी, उसका एक बार ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, तो भूगोल का वर्गीकरण हम 2 रूप में करते हैं। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल क्या होता है? तो भूगोल, पहले भूगोल क्या है आपको पता है कि पृथ्वी का वर्णन, जहां पे पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उसी विषय को ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी पृथ्वी का वह भूभाग जिसका डेवलपमेंट बिना ह्यूमन के हस्तक्षेप के हुआ है, बिना मनुष्य के इंटरफेरेंस के पृथ्वी के जिस भूभाग का डेवलपमेंट होता है उसी को फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। तो ये हुआ आपका फिजिकल ज्योग्राफी। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट नाम के एक व्यक्ति थे जिनको फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। ठीक है, यानी भौतिक भूगोल का पिता अगर पूछा जाए कि किसको कहा जाता है तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को भौतिक भूगोल जो होता है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके फादर इनको कहा जाता है। ठीक है, भौतिक फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की। मानव भूगोल क्या होता है? तो पृथ्वी का वह भूभाग, पृथ्वी का वह भूभाग जिसका डेवलपमेंट, जिसका विकास ह्यूमन के इंटरफेरेंस से हुआ, यानी कि मानव के हस्तक्षेप से पृथ्वी के जिस भूभाग का विकास हुआ है, विकसित हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। जैसे आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, ठीक है, आपको अर्बन ज्योग्राफी, आपको रूरल ज्योग्राफी, ये सब क्या है? ये ह्यूमन ने इसको क्या किया है? डेवलप किया है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सड़क का निर्माण, रोड का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, ये सब किसने किया है? तो इस सबको मानव ने डेवलप किया है, इसलिए ये सब क्या होंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट होंगे। ठीक है, कार्ल रिटर, याद रखिएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर किसको कहा जाता है? तो कार्ल रिटर, कार्ल रिटर नाम के वैज्ञानिक थे जिनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी के फादर अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर कौन है? तो कार्ल रिटर। कार्ल रिटर जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को सबसे पहले हमने कल भी पिछले क्लास में हमने बताया था कि ज्योग्राफी को 2 व्यक्तियों ने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो वो इरास्टोस्थेनीज ने किया, लेकिन ज्योग्राफी का सामान्य अध्ययन अगर किसी व्यक्ति ने किया था वो हिकेटियस ने किया था। सबसे पहले ज्योग्राफी का सामान्य अध्ययन किसने किया था? तो हिकेटियस ने किया था। इसीलिए हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, उन्होंने सामान्य अध्ययन किया था। ठीक है, इसलिए हिकेटियस को सबसे पहले इन्होंने ज्योग्राफी का अध्ययन किया। यहाँ पे लिखा हुआ है हिकेटियस क्या थे, तो इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी का अध्ययन किया था। और हिकेटियस ने ज्योग्राफी का स्टडी करने के बाद एक पुस्तक लिखी थी। हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थ डिस्क्रिप्शन। अर्थ डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो हिकेटियस को क्या कहा जाता है? हिकेटियस ने सबसे पहले ज्योग्राफी का अध्ययन किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता कहा जाता है। भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भूगोल का अध्ययन किया था और एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है
अर्थ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, याद रखिएगा हिकेटियस ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो हिकेटियस ने अर्थ डिस्क्रिप्शन पुस्तक लिखा था, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। और इन्होंने सामान्य ज्योग्राफी का अध्ययन किया था सामान्य रूप से। लेकिन इराटोस्थनीज नाम के व्यक्ति हैं, देखिए इराटोस्थनीज जो थे, इन्होंने ज्योग्राफी को वैज्ञानिक स्वरूप दिया था। तार्किक रूप से ज्योग्राफी को इन्होंने स्टडी किया। ठीक है, ज्योग्राफी को तार्किक रूप से किसने स्टडी किया, तो इराटोस्थनीज ने। इन्होंने क्या किया, तो ज्योग्राफी को वैज्ञानिक स्वरूप दिया। देखिए ज्योग्राफी को वैज्ञानिक स्वरूप इन्होंने दिया है। ठीक है, ज्योग्राफी को इन्होंने क्या किया है, वैज्ञानिक स्वरूप दिया है। और इसीलिए इराटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी। यानी इनको भी भूगोल का पिता कहा गया, इनको भी भूगोल का पिता कहा गया। तो अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि आप किसको बोलेंगे, तो चूंकि आप सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं, सिविल सर्विसेज के आप एस्पिरेंट हैं, तो आप हमेशा यही बोलेंगे कि इराटोस्थनीज को फिजिकल ज्योग्राफी का इराटोस्थनीज को ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। और फिजिकल ज्योग्राफी का फादर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफी को साइंटिफिक रूप से प्रस्तुत किया था, इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था, वैज्ञानिक स्वरूप दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, या फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और काम इराटोस्थनीज ने किया था। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो अर्थ थी, यानी ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के सरकमफ्रेंस यानी कि इसकी परिधि को, पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले अगर किसी ने मापा था तो इराटोस्थनीज ने मापा था। इसलिए यहां पे लिखा गया है कि इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा यानी प्राप्त किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था, तो इराटोस्थनीज ने। इराटोस्थनीज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी, यानी इन्होंने ज्योग्राफी को, भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप दिया, और साथ ही पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले इन्होंने ही मापा, इसीलिए इराटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। हिकेटियस को, इनको ही फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने सामान्य अध्ययन किया था और इन्होंने ज्योग्राफी को साइंटिफिक रूप दिया था, यही अंतर है। ये क्या किए थे, इन्होंने ही पृथ्वी की परिधि को मापा था। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी को, चूंकि फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्लास है और फिजिकल ज्योग्राफी का पहला क्लास है, तो अब हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसका जो ओवरव्यू था वो मैंने आपको दिखाया। अब हम फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से मिटाते हैं फिजिकल ज्योग्राफी को, ध्यान दीजिए। कल हमने आपको कल के क्लास में ही बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, इंट्रो क्लास में भी हमने इस बात को समझाया था कि फिजिकल ज्योग्राफी के 4 पार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी के 4 पार्ट, ध्यान दीजिएगा। फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल जो है ये 4 पार्ट होते हैं। भौतिक भूगोल के 4 पार्ट कल ही हमने दिखाया था। क्या दिखाया था, पहला जियो मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसको कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। देखिए जियोमॉर्फोलॉजी में 3 शब्द है, जियो, मॉर्फो और लॉजी। जियो का मतलब भूमि से होता है, मॉर्फो का मतलब आकृति से होता है, और लॉजी का मतलब विज्ञान या अध्ययन कहा जाता है, इसलिए इसको जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पहला पार्ट होता है। दूसरा होता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है उसको कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ जलवायु विज्ञान। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हुआ, ये हुआ पहला पार्ट, ये हुआ दूसरा पार्ट। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट इसका क्या होता है, ये होता है ओशियोनोग्राफी। ओशियोनोग्राफी यानी समुद्री विज्ञान, समुद्री विज्ञान। ठीक है, अब देखिए ये तीसरा था।
चौथा क्या होता है, बायोज्योग्राफी। ये है बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी को कहा जाता है जैव भूगोल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, जैव भूगोल। ठीक है, जैव भूगोल। ठीक है, ये 4 पार्ट देखे। अब कल ही हमने जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान को समझाने का प्रयास किया था। अगर आप इंट्रो क्लास देखे होंगे तो वहां से आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी क्लास जो है एकदम बेहतरीन लगेगी, आपको एकदम बेहतरीन लगेगी। अब हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी ये क्या होता है? ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, यानी कि ऐसा विषय जिसके अंदर लैंड फॉर्म के बारे में स्टडी किया जाता है, यानी कि भूमि की आकृति के बारे में स्टडी किया जाता है, उस विषय को क्या कहा जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये ऐसा विषय है जिसके अंदर आप लैंड फॉर्म के बारे में यानी कि भूमि की आकृति के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म के बारे में, यानी कि ऐसा विषय जिसमें लैंड फॉर्म यानी कि भू आकृति, ठीक है, ऐसा विषय जिसमें लैंड फॉर्म भू आकृति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, तो जियोमॉर्फोलॉजी ज्योग्राफी की वह शाखा है, यानी कि वह विषय है जिसके अंदर हम लोग लैंड फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं। लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, लैंड का मतलब होता है भूमि से और फॉर्म का मतलब होता है आकृति से, यानी कि ऐसा विषय जहां पे हम लोग भूमि की आकृति के बारे में स्टडी करेंगे, उस विषय को क्या कहा जाता है कि ये जियोमॉर्फोलॉजी है, यानी भू आकृति विज्ञान है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या स्टडी किया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आप देखिए क्या क्या स्टडी करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आप कॉन्टिनेंट का स्टडी करेंगे, कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, यहां पे आप कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे। यहां पे आप ओशियन यानी कि, ठीक है, यहां पे आप ओशियन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि महासागर के बारे में अध्ययन करेंगे। आप यहीं पे माउंटेन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, माउंटेन यानी कि पर्वत। आप यहीं पे प्लेटू यानी कि पठार के बारे में स्टडी करेंगे। आप प्लेन यानी कि मैदान के बारे में स्टडी करेंगे। इन सभी चीजों को आप भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आप क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। साथ ही इसी के अंदर आप क्या देखेंगे, इसी के अंदर आप पहाड़ियों को देखेंगे, यानी कि इसी के अंदर आप हिल्स को देखेंगे, हिल्स को देखेंगे, पहाड़ियों को देखेंगे। ठीक है, पहाड़ियों को देखेंगे। इसी के अंदर आप ट्रेंच को देखेंगे, गर्त को देखेंगे। ठीक है, ट्रेंच का अध्ययन करेंगे, गर्त का। जब समुद्र आप पढ़ेंगे तो समुद्र के अंदर क्या होता है, गर्त होता है। महासागर के अंदर क्या होता है, गर्त होता है। तो उसके बारे में आप यहीं पे स्टडी करेंगे। साथ ही आप माउंटेन सेल के बारे में स्टडी करेंगे, माउंटेन सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और साथ ही आप ओशियन करंट, ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे। और आप ग्लेशियर के बारे में स्टडी करेंगे। यहीं पे आप क्या करेंगे, ग्लेशियर यानी कि हिमानी के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोग इतनी चीजों के बारे में, इतने पॉइंट को आपको पढ़ना होगा जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर, यानी भू आकृति विज्ञान के अंदर। ठीक है, भू आकृति विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, ओशियन के बारे में, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, हिल्स, ट्रेंच, माउंटेन सेल और ग्लेशियर। इतने सारे पॉइंट को हम लोग कहां पढ़ेंगे, तो भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या समझा आपने, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, तो ऐसा विषय जहां पे आप लैंड फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि भू आकृति के बारे में स्टडी करेंगे, उसी विषय को क्या कहा जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये लैंड फॉर्म क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, इस लैंड फॉर्म को समझने का प्रयास कीजिए।
ठीक है, देखिए आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठिए और हमारे साथ प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये नोट्स आपको बहुत काम देने वाला है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप इसको करते हैं तो ज्योग्राफी निश्चित ही यकीन मानिए कि आपका सबसे मजबूत विषय होने वाला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे लैंड फॉर्म के बारे में। ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लैंड फॉर्म कितने प्रकार का होता है। लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म यानी भू आकृतियां, लैंड फॉर्म्स। देखिए ये जो लैंड फॉर्म होता है ये 4 प्रकार के होते हैं। लैंड फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म, थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म एंड फोर्थ ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म यानी कि पहले क्रम की भू आकृति, पहले क्रम की भू आकृति। ठीक है, पहले क्रम की भू आकृति, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ फर्स्ट। ठीक है, दूसरा देखिए क्या होता है। दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म यानी कि दूसरे क्रम की भू आकृति, दूसरे क्रम की भू आकृति। तीसरा देखिए क्या होता है। तीसरा थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म यानी तीसरे क्रम की भू आकृति। ठीक है, तीसरे क्रम की भू आकृति। चौथा क्या होता है? चौथा होगा फोर्थ ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म। क्या चौथा क्या होगा? फोर्थ ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म, फोर्थ ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म यानी चौथे क्रम की भू आकृति। ठीक है, ये 4 प्रकार के होती हैं। यानी लैंड फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी 4 क्रम की जो है आपको लैंड फॉर्म देखने को मिलती है। पहले क्रम की भू आकृति, दूसरे क्रम की भू आकृति, तीसरे क्रम की भू आकृति और चौथे क्रम की भू आकृति। बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म की। देखिए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म जो होता है वह पहले क्रम की भू आकृति होती है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि पृथ्वी जब बनती है, जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी के बनने के क्रम में सबसे पहले जो लैंड फॉर्म बना है उसको पहले ऑर्डर का लैंड फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यह लैंड फॉर्म पृथ्वी बनने के क्रम में पहले नंबर पे, यानी अर्थात सबसे पहले बनी है, सबसे पहले बनी है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के बनने के क्रम में जो लैंडफॉर्म सबसे पहले बना है उसे पहले क्रम की भू आकृति यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म में क्या देख पढ़ेंगे आप? तो कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जब पृथ्वी बनी तो उस पे क्या बना? तो सबसे पहले
पृथ्वी बनने के बाद महाद्वीप और महासागर बने। तो इसमें पहले क्रम में आपको क्या पढ़ना होगा, तो यहां पे आपको कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी कि महासागर और ये हुए महाद्वीप। ठीक है, ये यानी पहले क्रम की भू आकृति पर क्या बना, तो पहले क्रम की भू आकृति पर महाद्वीप और महासागर बने, कॉन्टिनेंट और ओशियन बना। ठीक है, ये कब बने, तो पृथ्वी के बनने के क्रम में जो भू आकृति सबसे पहले बनी उसे पहले क्रम की भू आकृति कहा जाता है, जिसमें पहले क्रम पर क्या बना, तो कॉन्टिनेंट बने और ओशियन बना। कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे तो क्या देखेंगे, जैसे एशिया एक महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का क्या होता है, रीजन होता है, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया। तो कॉन्टिनेंट के अंदर ही आप क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आप रीजन पढ़ेंगे, यानी कि क्षेत्र पढ़ेंगे। क्षेत्र के बाद क्या पढ़ेंगे, कंट्री पढ़ेंगे, यानी कि देश पढ़ेंगे। ऐसे ये सब क्या पढ़ेंगे आप, कॉन्टिनेंट के अंदर पढ़ेंगे। अगर पूछा जाएगा कि पहले क्रम की भू आकृति पर क्या बना, तो पहले क्रम की भू आकृति पर कॉन्टिनेंट और ओशियन बने थे। ठीक है, तो ओशियन में आप क्या पढ़ेंगे, तो ओशियन के अंदर ही आप सी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि समुद्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, महासागर में ही आप क्या पढ़ेंगे, सागर के पढ़ेंगे और सागर के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, तो स्ट्रेट के बारे में पढ़ेंगे, जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। ठीक है, तो पहले क्रम की भू आकृति पर क्या बना है, तो कॉन्टिनेंट और ओशियन यानी कि महाद्वीप और महासागर बने हैं, यहां पे देखना है। बात करते हैं दूसरे क्रम की भू आकृति पर। देखिए, तो दूसरे क्रम की भू आकृति क्या कहलाती है, इसका निर्माण पृथ्वी बनने के क्रम में ठीक है, पहले क्रम की भू आकृति के बाद, ठीक है, पहले क्रम की भू आकृति के बाद इसका निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले क्रम के बाद जिसका निर्माण हुआ वो तो दूसरा ही क्रम हुआ ना, तो ये दूसरे क्रम की भू आकृति होती है। तो दूसरे क्रम की भू आकृति पर आपको क्या पढ़ना है, तो दूसरे क्रम की भू आकृति पे आप माउंटेन पढ़ेंगे। ठीक है, माउंटेन पढ़ेंगे, प्लेटू पढ़ेंगे, प्लेन पढ़ेंगे। यहां पे क्या बना दूसरे क्रम में, तो दूसरे क्रम में माउंटेन, प्लेटू यानी कि पर्वत, पठार, प्लेन यानी कि मैदान इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल सेल पढ़ना है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल सेल नहीं, ओशियन सेल, सॉरी, ओशियन सेल कहां पढ़ेंगे, महासागरीय धाराएं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, महासागरीय धाराएं कहां मिलेगा आपको, तो महासागर के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा, सागर के अंदर मिलेगा, महासागर के अंदर मिलेगा। उसके बाद रीज पढ़ेंगे, कटक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कटक के बारे में पढ़ेंगे इसी के अंदर दूसरे क्रम में। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो ट्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेंच यानी कि गर्त। देखिए, पहले क्रम में क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में पढ़ा, यानी सबसे पहले जब पृथ्वी बनी, पहले क्रम की जब भू आकृति बनी, तो उसमें क्या बना, महाद्वीप और महासागर बना। दूसरे क्रम में क्या बना, तो महाद्वीप के बाद क्या बने, माउंटेन बने, प्लेटू बने, प्लेन बने, यानी पर्वत बना। दूसरे क्रम की भूमि पे क्या बना, पर्वत बना, फिर पठार बना और फिर मैदान बना। तो ये तीनों किसके पार्ट हुए, ये तीनों आपको कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में ही देखने को मिलेंगे, ये तीनों महाद्वीप में। और फिर ये तीनों आपको कहां देखने को मिलेंगे, ये महासागर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरे क्रम की भूमि में हुई। बात करते हैं तीसरे क्रम की भूमि की। ठीक है, तीसरे यानी कि थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि तीसरे क्रम की भू आकृति, यानी कि जो स्थलाकृति तीसरे नंबर पे बनी है, ये स्थलाकृतियां तीसरे क्रम में बनी है, इसलिए इनको तीसरे क्रम की भू आकृति कहा जाता है। ये क्या होती है, तो वैली। इसके अंदर देखिए क्या बना है, वैली समझते हैं किसको कहा जाता है, वैली कहा जाता है घाटियों को। नदी घाटी आप समझते, पहाड़ों में क्या बनती है, नदी के अंदर घाटियां बनती है, तो घाटियां बनी। उसके बाद क्या बना, वैली मतलब कि घाटियां, पीक्स यानी कि चोटियां। ठीक है,
वैली बनी, पिक्स बना यानी कि घाटियां बनी, चोटियां बनी, ठीक है, ग्लेशियर बने, कोस्ट बने, ग्लेशियर यानी कि हिमानी, ठीक है, ग्लेशियर, कोस्ट यानी कि तट, ठीक है, कोस्ट यानी कि तट, जो जैसे समुद्र का तट होता है, नदियों का तट होता है, तो ये सब का वैली के बारे में, पिक्स यानी चोटियों के बारे में, ग्लेशियर यानी हिमानी के बारे में, कस्ट कोस्ट यानी कि तट के बारे में, ठीक है, रिवर यानी कि नदी के बारे में, रिवर भी यहीं पे बनी, तीसरे क्रम में बनी, रिवर यानी कि नदी, बेसिन यानी द्रोणी, ठीक है, ये सब। तो ये स्थलाकृतियां जो है वो तीसरे क्रम पे बनी है, इसको लिए इनको थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म कहा जाता है, यानी कि वैली, पीक्स, ग्लेशियर, कोस्ट, रिवर और बेसिन, ये स्थलाकृतियां, ठीक है, ये स्थलाकृतियां यहां पे लिख देते हैं, ये स्थलाकृतियां तीसरे क्रम की भूमि बनी है, ठीक है, यानी कि ये स्थलाकृतियां दूसरे क्रम की भू आकृति के बाद बनी है, ठीक है, दूसरे क्रम की भू आकृति के बाद बनी है, तो दूसरे क्रम के बाद बनी है तो तीसरे क्रम पे आएगी, इसीलिए इसको थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, दूसरे बाद बनी है इसलिए इसे तीसरे क्रम की भू आकृति कहा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तीसरे क्रम की भू आकृति कहा जाता है। बात करते हैं चौथे क्रम की भू आकृति यानी कि फोर्थ ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म। यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पे आप डैम देखते हैं यानी कि बांध देखते हैं, ठीक है, बांध देखते हैं। तीसरे क्रम में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बांध देखने को मिलेगा, आपको नहर देखने को मिलेगा यानी कि कैनाल, नहर, ठीक है, नहर, साथ में आपको रोड देखने को मिलता है, एयरपोर्ट देखने को मिलता है, मेट्रो देखने को मिलता है, रेलवे देखने को मिलता है, ये सब चौथे क्रम की भूमि पे बने हैं, ठीक है, यानी कि रोड, ट्यूनल, ठीक है, आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, रोड, रोड में आप एक्सप्रेसवे देखते हैं, एक्सप्रेसवे देखते हैं, आप हाईवे देखते हैं, हाईवे, आप ट्यूनल देखते हैं, ट्यूनल यानी कि सुरंग, आप रेलवे देखते हैं, रेलवे, पोर्ट, बंदरगाह, बंदरगाह, और साथ ही आप क्या देखते हैं, एयरपोर्ट देखते हैं, एयरपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट को क्या कहा जाता है, हवाई अड्डा, जहां से एरोप्लेन जो है उड़ती है। तो इस सब का डेवलपमेंट कब हुआ है, तो इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण तीसरे क्रम की भू आकृति के बाद हुआ है, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण तीसरे क्रम की भू आकृति के बाद हुआ है, इसलिए इन्हें, ठीक है, इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण तीसरे क्रम की भू आकृति के बाद हुआ है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो फोर्थ ऑर्डर ऑफ लैंड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। तो इन सभी स्थलाकृतियों का निर्माण तीसरे क्रम के बाद हुआ है, तो तीसरे क्रम के बाद तो चौथे नंबर आता है, तो इसको क्या कहा जाता है कि ये चौथे क्रम की जो है क्या है, भू आकृति है। तो यहां पे आपने क्या देखा है, लैंडफॉर्म के बारे में देखा, ठीक है, यहां पे आपने क्या देखा, लैंडफॉर्म के बारे में। तो ये लैंडफॉर्म हुए, लैंडफॉर्म क्या होते हैं, तो लैंडफॉर्म को आपको पढ़ना होता है भू आकृति के बारे में, यानी कि जब पृथ्वी बनी तो पहले क्रम पे जो भू आकृति बनी उसको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म कहा जाता है, पहले क्रम की भू आकृति कहा जाता है, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट और ओशियन बने। पहले क्रम की भूमि पे महाद्वीप और महासागर बने थे। दूसरे क्रम की भूमि जो यानी कि पहले क्रम के बाद जिस भू आकृति का निर्माण हुआ पृथ्वी बनने के बाद, उसे दूसरे क्रम की भू आकृति कहा जाता है। इसके अंदर माउंटेन बना, प्लेटू बना, ठीक है, प्लेन बना, ओशियन सेल बने, रीज बने, ट्रेंच बने, ये सभी क्या होते हैं, जिसमें ये तीन जो है महाद्वीप के अंतर्गत और ये महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो ये कब बने, दूसरे क्रम की भूमि पे बने।
और पृथ्वी के बनने के बाद तीसरे क्रम पे जो भू आकृति बनी उसके अंतर्गत अब वैली बना, पीक्स बना, चोटियां बनी, घाटियां बनी, हिमानी बने, ग्लेशियर, रिवर और दोनी, नदी और दोनी जो बने थे वो तीसरे क्रम की भूमि पर बने थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नदी द्रोणी का विकास किस क्रम के लैंडफॉर्म पे हुआ, तो नदी द्रोणी का विकास थर्ड ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म पे हुआ, यानी कि तीसरे क्रम की भू आकृति पे हुआ है। ठीक है, चौथे क्रम पे देखिए, यानी कि सबसे अंतिम में क्या हुआ, डैम, कैनाल, रोड, ट्यूनल, अभी भी रोड ट्यूनल बन रहे हैं और इन सबको कौन बनाता है, ये चौथे क्रम की भूमि पे बनी है और इन सबको कौन बनाता है, तो इन सबको जो है ह्यूमन ने बनाया है। ह्यूमन ने बनाया कि नहीं बनाया है, ह्यूमन ने बनाया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये जो है चौथे ऑर्डर की जो भूमि है, लैंडफॉर्म है, इसको ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत भी इसको क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो आज हम लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की ये पहली क्लास थी, फिजिकल ज्योग्राफी का ये पहला क्लास आज समाप्त होता है और कल जो हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे, कल जिस क्लास में हम लोग आपके साथ रूबरू होंगे वो वीडियो जो होगा वो फिजिकल ज्योग्राफी का दूसरा क्लास होगा और उसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पृथ्वी की जो है भूगर्भिक इतिहास, ठीक है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। कल हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पृथ्वी कब बनी थी, पृथ्वी का ब्रीफ देखेंगे, अर्थ का ब्रीफ देखेंगे कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आएंगी और आप इस क्लास को शेयर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा तो क्या होगा कि हम लोगों को भी ऊर्जा मिलेगी और इस श्रृंखला को हम और आगे तक लेकर के जाएंगे और ये क्लास आपको बीपीएससी और किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको आने वाले समय में ये ज्योग्राफी की क्लास जो होगी वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद ज्योग्राफी आपका फेवरेट विषय होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। कल की क्लास हमारी क्या होगी, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ अर्थ। थैंक यू।